हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज चलिए एक नए मुद्दे पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सीरीज़ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए एस्पेक्ट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पीछे का वीडियोस है, वो आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमने उसमें देने की कोशिश की है। और आगे भी अगर आपका डिमांड होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो हम उस पर फर्दर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आपका जो नॉलेज इन्हांसमेंट है, जो नॉलेज आपका जो नॉलेज बेस है, वो और ब्रॉड हो। ठीक है। और उसी दिशा में एक फर्दर हम आज आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और या ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं अपने संविधान की, भारतीय संविधान की, उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो हम आपके सामने रखें, उस पर हम बात करें। अब जानते हैं कि रिसेंटली 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया गया। संविधान ने 75 साल पूरे कर लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंट्री ने बहुत सारे परिस्थितियों को देखा, आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ना भी चाहिए। उसमें हमें प्रयास भी करना चाहिए और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को आप जानते हैं संविधान अंगीकृत किया गया। उसी 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। हम 75 साल अपने संविधान को अंगीकृत करने का पूरा कर चुके हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू किया गया। और उस दिन से हम मानते हैं कि हम पूरी तरह से रिपब्लिक हो गए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। उस दिन से पूरा संविधान हमने लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950 को। और इसको बनाने में जो टाइम लगा, जो बाकी चीजें लगी, उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन कमेटियां थी, कैसी थी, उसके बारे में जो बात करेंगे, उसके तब हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का क्या मतलब है? लार्जेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स। तो शुरुआती दौर में क्या था, ये बात समझिए कि लेंथीएस्ट जब हम कहते हैं तो इसके डायमेंशन की हम बात करते हैं कि इसमें कितने प्रोविजंस थे। तो शुरुआती दौर में इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल था। ठीक है। तो इसका डायमेंशन कितना बड़ा, आप समझिए। मतलब सारा माइन्यूट डिटेल्स जो है इसमें दिया हुआ है कि संविधान में प्रियम्बल में क्या कहा गया है, प्रियम्बल क्या कहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस संविधान का, क्या उद्देश्य है, क्या हम आगे करेंगे। साथ साथ फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दिया हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है, शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया। या ये कह सकते हैं कि उन सारे डिटेल्स को रखा गया है, उन सारी चीजों को रखा गया है आपके संविधान के अंदर, जहां पर लगता है या संविधान निर्माताओं को जहां जहां लगा कि यहां पर एक डिटेल व्यवस्था करने की जरूरत है। जैसे आप देखें सेंटर स्टेट रिलेशन या फेडरलिज्म की आप बात कर लें, तो फेडरलिज्म का जब हम बात कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके साथ साथ कि उसमें यूनिटरी बायस है, ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे डिटेल प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं और उन सबको समाहित करता है आपका संविधान। और इसी वजह से ये विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पहले भी डिस्कशन में बता चुके हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये समझिए कि हमने कहा कि इनिशियली इसमें 395
अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल्स थे। कुछ लोग का कहना है कि ये अनुच्छेद अब बढ़ गए हैं, ये इस पर बहुत ज्यादा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये 470 से ऊपर आर्टिकल हो गया, 25 भाग हो गया है और 12 शेड्यूल्स हुआ है ड्यू टू द अमेंडमेंट्स। तो ये ध्यान रखिए कि इनिशियली जब बात कहा जाए तो 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे, और अब वो 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 25 भाग है और 12 शेड्यूल ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुका है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि संविधान आपका विश्व में सबसे बड़ा है, लेंथीएस्ट है, लार्जेस्ट है, और ये इसके डायमेंशन को बताता है, डिटेलिंग को बताता है कि संविधान निर्माताओं ने उन सारे पहलुओं के बारे में संविधान में प्रोविजन किया जो हमारे देश को अफेक्ट करता हो, उसको आगे ले जाता हो, लोगों के राइट को सिक्योर करता हो। इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन क्या होगा, पंचायती राज क्या होगा, उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में, स्पेशल अगर रीजन है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, सोशल जस्टिस के लिए क्या होना चाहिए, कल्चरल जस्टिस के लिए क्या होना चाहिए, राइट टू रिलीजन के लिए क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों का डिटेलिंग किया गया। ये बताया गया है कि कैसे आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराएंगे, कैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कैसे हाई कोर्ट्स जाएंगे, इन सारे चीजों का डिटेलिंग है इसमें। दूसरा इसकी विशेषता है, साइलेंट फीचर आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने पहले भी डिस्कशन किया, उस डिस्कशन को आप देखिएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा कि प्रीएम्बल आउटलाइन करता है कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या अचीव करना है। आप कह सकते हैं कि यह एक इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स को बताता है, हमारे एस्पायरेशंस को बताता है कि हमें पहुंचना कहां है, हमें अचीव क्या करना है। इसमें पीपुल के सोवर्निटी के बारे में भी एक तरह से आपको इशारा मिलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है कि हमारा देश सॉवरेन है, सार्वभौम है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जो कि लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित करेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है प्रीएम्बल में। ये गाइडिंग लाइट कहा जाता है, ये मिरर कहा जाता है। ये आपकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, फेडरलिज्म। हम फेडरलिज्म जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म है यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस। इस पर बहुत सारा डिबेट है, उस डिबेट को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या डिबेट है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यहां का फेडरलिज्म का अगर हम नेचर कहें तो ये यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रू सेंस में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि अमेरिका में है और अदर कंट्रीज में है। हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि स्टेट आर डिस्ट्रक्टिबल। जो स्टेट्स हैं उनका एग्जिस्टेंस कभी भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। यहां का फेडरलिज्म ये कहता है हम क्या हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। यूनियन किसी के बदौलत नहीं है, किसी एग्रीमेंट की बदौलत नहीं है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन यूनियन चाहे तो किसी स्टेट का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। इमरजेंसी के समय में सेंटर के पास पावर आ जाता है, चाहे इमरजेंसी की बात हो, प्रेसिडेंट रूल की बात हो, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज अगर आ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो, तो सेंटर मजबूत हो जाता है। तो नॉर्मल समय में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब ये कि पावर जो है डिवाइडेड है, डिवीजन ऑफ पावर्स इसको कहते हैं। उसी आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। तो पावर जो है, जब स्टेट का पावर जो है वो वर्टिकल वे में अगर डिवाइड कर दिया जाए, मान लीजिए आपके यहाँ पे 7 शेड्यूल है, तो शेड्यूल में जो पावर दिया जाता है कि सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, वो इसी से तय होता है कि फेडरलिज्म कैसे काम कर रहा है। तो सेंटर अपने एरिया में काम करेगा, स्टेट अपने एरिया में काम करेगा। जहां कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट है, वहां पे दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों का एग्जीक्यूटिव पावर वहां पर लागू होगा। तो ये नॉर्मल समय में ये फीचर काम करता है, लेकिन अगर एबनॉर्मल या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तब सेंटर मजबूत हो जाता है। कुछ और भी परिस्थितियों में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी, जैसे कंकरेंट लिस्ट है, उसमें किसी सब्जेक्ट पर अगर सेंटर ने कानून बना दिया तो उसका कानून प्रिवेल करता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर जरूर है लेकिन यूनिटरी बायस है। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर प्रिंसिपली
थ्योरेटिकली यहां पर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो पावर है वो सेंटर को ज्यादा मिला हुआ है और वो जानबूझकर दिया गया है। वो जानबूझकर दिया गया कि इमरजेंसी के सिचुएशन में सेंटर के पास ये पावर रहे कि हम अपने यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को बचा सकें। यही इंटेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। तो ये है थर्ड फीचर, थर्ड स्पेसिफिक और सैलिएंट फीचर्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। फिर देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री दो तरह के गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पावर, एग्जीक्यूटिव पावर कंसंट्रेटेड होता है, वो अपने मन से चाहे वैसे अपने मिनिस्टर को, कैबिनेट को बना सकता है, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में भी फेडरलिज्म है, लेकिन वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। वहां प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। हमारे के यहां के करेक्शन कर लीजिएगा, वहां प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और हेड ऑफ स्टेट्स भी होता है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे ब्रिटेन में होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन असल में प्राइम मिनिस्टर उसको रेगुलेट करता है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके द्वारा या उसके आधार पर चुना जाता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप समझिए, वो लोगों के द्वारा चुन करके जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट रहता है उस पार्टी का कोई व्यक्ति जो है अपना कॉन्फिडेंस और सपोर्ट सिक्योर करता है और तब जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो चुन करके आता है, वो लोगों के सपोर्ट से आता है और तब वो अपना कैबिनेट डिसाइड करता है, कैबिनेट बनाता है। और इसी वजह से इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। जिसका लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होता है वही सरकार बनाएगा, वही एग्जीक्यूटिव हेड होगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होगा और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वह सरकार का हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। इसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। या गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो। जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जो है, उसका कंट्रोल होगा सरकार के ऊपर, उसके मेंबर्स के द्वारा। वो सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, बजट पर बहस करेंगे। ये कंट्रोलिंग मेथड्स है और इसी वजह से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। अगर उनका मेजोरिटी नहीं रहता है लोअर हाउस में तो वो सरकार माइनॉरिटी में चली जाती है, सरकार गिर जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो उसको लोअर हाउस या अपर हाउस से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट फीचर, ये चौथा आप कह सकते हैं कि उसकी विशेषता है। पांचवी विशेषता, फंडामेंटल राइट। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसको कहा जाता है कि वो लिबरल राइट्स हैं। जो लिबरल वैल्यूज है, जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल साइंस में या लॉ में, लिबरलिज्म जो है उससे वो डिराइव होता है। वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, उसके लिबर्टी के ऊपर फोकस करता है और उसको सर्टेन राइट्स देता है कि वो राइट इंजॉय करे। उसको कहा जाता है कि वो निगेटिव राइट है। ये स्टेट पर ऑब्लिगेशन इंपोज करता है कि आप इन सारे राइट्स को सिक्योर करेंगे, सिटीजन्स के और नॉन सिटीजन्स के भी। बहुत सारे राइट हैं जो नॉन सिटीजन्स के हैं, कुछ राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स के हैं। उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और अगर उसका वायलेशन होता है, आप ये जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के उसके आगे जो देखेंगे 13 देखें, 14 से एक्चुअली शुरू होता है। उसके आगे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं।
बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, वो सब जब अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसका मैकेनिज्म दिया गया है, आर्टिकल 32 में कैसे आप उसको इन्फोर्स कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इसका प्रोविजन दिया हुआ है। उसके लिए आर्टिकल 226 और 227 का भी इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट्स में जाकर के फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करा सकते हैं, ये दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको कहते हैं आर्टिकल 32 में दिया गया है, और ये राइट्स इन्फोर्सिएबल हैं। आप समझिए, इसको हम लोग पॉलिटिकल और सिविल राइट्स भी कहते हैं। ये राइट्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, जो भाग 4 में है। वो भी एक अलग फीचर है। 6वां फीचर इसका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आप जानते हैं जो प्रियम्बल में सोशलिज्म की बात कही गई है, वो असल में आर्टिकल 39B और C में दिया गया है, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात कही गई है पब्लिक गुड में। वहां पे स्टेट को पावर है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज बनाने का, डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव को लेने का, ताकि यहां के लोगों को इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल जस्टिस मिल सके। उस जस्टिस को देने का पावर डिस्क्रिशन मिलता है राज्य को, वो राज्य चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। उसको स्कोप है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज बना सके और लोगों को उनका जो इकोनॉमिक और सोशल राइट है वो रियलाइज करा सके। और इसीलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये जो है आपके गवर्नेंस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो हम कह रहे हैं कि जो राइट्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह का ह्यूमन राइट्स ही है, जो इकोनॉमिक और सोशल राइट है, लेकिन उन राइट्स को आप कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स नहीं करा सकते। वो जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। वो सरकार को पावर दिया गया है, गवर्नमेंट को, स्टेट को पावर है कि उस पर वो काम करे, क्योंकि वो लोगों के जीवन के लिए फंडामेंटल है और उसके बिना उनका इकोनॉमिक एंड सोशल राइट सिक्योर नहीं होगा। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि सिविल और पॉलिटिकल राइट देने से केवल लोगों का फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन्फोर्सिंग और गिविंग प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसका एक अलग फीचर है, या कह सकते हैं कि इसका 6वां या 6th फीचर है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आप जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान किया गया और भाग 4 जोड़ा गया संविधान के अंदर, और इसके लिए कमिटी बनाई थी उस समय की सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी और 42वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। वो भी काफी अहम है, जो हम लोग आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेकुलर स्टेट है इंडिया, इसका कोई अपना धर्म नहीं है डिक्लेयर्ड। इंडिया ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या मुस्लिम राष्ट्र हैं या सिख राष्ट्र हैं और ईसाई राष्ट्र हैं। इसका कोई रिलीजन नहीं है। सेकुलर स्टेट उसी को कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो, उसका ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं हो, वो सबको बराबर मानता है। यहां का सेकुलरिज्म और फ्रांस का सेकुलरिज्म बिल्कुल अलग है, जिस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों है, कैसे है। यहां का सेकुलरिज्म किसी से भेदभाव नहीं करता, इसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। ये सब सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। आप कह सकते हैं, इस पर तर्क कर सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है, वो एक अलग मसला है। हम संविधान की बात करें, संवैधानिक प्रोविजन की बात कर रहे हैं। अगर आप इस सर्वधर्म समभाव को लागू करना चाहते हैं तो स्टेट ये कर सकता है, बहुत मामले में करता है, उसको देखने और समझने की जरूरत है। और इसी वजह से ये ध्यान दीजिए कि राइट टू रिलीजन पर सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है उसमें। ये सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, पब्लिक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके सब्जेक्ट रखा गया, मतलब उसके लिमिटेशन के हिसाब से वो चलेगा। वो सब्जेक्ट 2 लिखा गया, तो उस पे
अनियंत्रित नहीं है राइट टू रिलीजन आपका। स्टेट चाहे तो सेकुलर मामले में इंटरवीन कर सकता है और करता भी है, ये ध्यान देने की बात है। और भी वीडियो जो आप उसमें देखेंगे, जो प्रियम्बल वाला देखेंगे, तो उसमें और आपको क्लियर होगा। इसके साथ देखिए इसका 9th जो है, ये फंडामेंटल ड्यूटी 7 था, सेकुलर स्टेट 8 था। 9th देखिए आप, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। यहाँ संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है। आर्टिकल 50 जब देखिएगा तो 50 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव जो होगा वो जुडिशरी से अलग होगा, या ऐसे कहें जुडिशरी जो होगा वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जुडिशरी ने बहुत सारे डिसीजन में, खास करके केशवानंद भारती के बाद देखें या केशवानंद भारती में देखें, तो ये बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। सेपरेशन ऑफ पावर ही बताता है कि जो स्टेट का ऑर्गन है वो अलग अलग है, अलग अलग उसका फंक्शन है, उसका फंक्शनिंग अलग अलग है, कोई सुप्रीम नहीं है। संविधान सुप्रीम है यहाँ, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस जो है रखा गया, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप भी है, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि कोई भी स्टेट का ऑर्गन जो है वो टायरेनिकल ना हो जाए। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों दिया गया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां फेडरलिज्म की बात की गई है, और जब फेडरलिज्म के फीचर्स की आप बात करते हैं तो उस फीचर में आता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा तभी स्टेट और यूनियन के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकेगा, उस पर कोई फैसला दे सकेगा। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि यहां का जो फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर, उसका इन्फोर्समेंट जुडिशरी कराती है। तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, लोगों का राइट अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होगी, तो कभी भी इन मामलों पर अच्छे से फैसला नहीं कर सकती। और इसीलिए इनको बहुत सारे प्रिविलेजेज और पक्ष दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी नाम पर जो है कॉलेजियम का डेवलपमेंट हुआ, जिसका एक अलग ही डिस्कशन है, अलग ही उसका रिपरकशन है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अलग से। सिंगल सिटीजनशिप, आप ध्यान दीजिए कि जनरली जो फेडरल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सिंगल सिटीजनशिप नहीं होता, वहां पर डबल सिटीजनशिप होता है। राज्यों का सिटीजनशिप अलग होता है, यूनियन का सिटीजनशिप अलग होता है, लेकिन भारत में यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए जिस तरह का यहाँ डाइवर्सिटी है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक इंडिया में रहने वाला सिटीजन वो भारत के किसी कोने में जा सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि वो भारत का सिटीजन है। तो आप एक ही सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, किसी राज्य के आप सिटीजन नहीं होते, आप भारत के नागरिक हैं। किसी बिहार और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के आप नागरिक नहीं हैं, भारत के नागरिक हैं। ये ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग भारत को बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, ना कि किसी राज्य की आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी बहुत सारी है, लेकिन उन सारे आइडेंटिटी के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी की बात करें तो क्या है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। फिर एडल्ट फ्रेंचाइज, ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी रिकॉग्निशन था, रिवॉल्यूशनरी राइट रिकॉग्नाइज किया संविधान के द्वारा, जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यहां पर वोट डाल सकता है। पहले ये 21 साल था, बाद में घटा करके राजीव गांधी की सरकार ने इसको 18 साल किया। तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई हो, किसी जाति बिरादरी, किसी इंडिया के किसी पार्ट में जन्मा हो, संविधान उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का राइट, ये किसी भी संविधान में बहुत बड़ा क्रांतिकारी रिकॉग्निशन था, राइट था। ये हमारे संविधान की विशेषता है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, आप जानते हैं कि इमरजेंसी आ सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि इमरजेंसी लागू करना कैसे जस्टिफाइड है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया वो जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन चाइना इंडिया वॉर के समय किया गया, पाकिस्तान के साथ वॉर के समय किया गया, वो जस्टिफाइड था। लेकिन उन्होंने जैसे इस्तेमाल किया इस प्रोविजन को अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए यह प्रोविजन दिया गया। अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, लेकिन बाकी 2 इमरजेंसी लगे हैं।
वो लगते रहते हैं। खास करके जो स्टेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है वो रेगुलर लगता है। नेशनल इमरजेंसी भी लगा है आपके देश में, लेकिन जो सबसे बड़ा मिसयूज वाला इमरजेंसी था वो 1976 का इमरजेंसी था, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। तो इमरजेंसी प्रोविजन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को डील करने के लिए किया गया है, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए, और ये प्रोविजन आपके संविधान में है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आप देखते हैं इसकी विशेषता, कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, सोशल जस्टिस की व्यवस्था है। वो यह एक अलग डिबेट है कि व्यवस्था तो हमेशा रहा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। एससी और एसटी के लिए संविधान लागू होते समय ही लागू हुआ, लेकिन ओबीसी के लिए ये कभी लागू 1990 से पहले नहीं किया गया। ये अलग एक डिबेट है, लेकिन ये विशेषता है कि आपके संविधान में इसकी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को, उस प्रोविजन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया सरकारों के द्वारा, और उसका नतीजा है कि आज बहस चल रही है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, संविधान के ऊपर। आज ओबीसी को लेकर जितनी बड़ी बहस है इस देश में, एससी एसटी को लेकर जितनी बड़ी बहस है, उतनी बड़ी बहस आज तक नहीं चली थी। इसके साथ साथ जो 14वां इसका आप कह सकते हैं कि विशेषता है, इसकी अमेंडेबिलिटी। इसको अमेंड करने की जो क्षमता है संविधान के अंदर। आप जानते हैं कि कोई संविधान 1950 में बना है वो 2024 में ऐसे ही नहीं चल सकता है। उसमें समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर बदलाव आपको करने पड़ते हैं, और उसके लिए संविधान में प्रोविजन दिया गया है संविधान को बदलने का, उसमें बदलाव लाने का। वो 3 तरीके का बदलाव बताया गया है संविधान के अंदर। अनुच्छेद 368 के अंदर 368 के अंदर 2 बताया गया है, लेकिन ओवरऑल आप मिला के देखें तो ये 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं संविधान में। ये इसके लचीलापन को दिखाता है, इसके संशोधन करने की प्रवृत्ति और प्रकृति को दिखाता है। ये लचीला एक संविधान है, परिस्थितियों के हिसाब से लचीला हो जाता है और परिस्थितियों के हिसाब से कठोर हो जाता है। अगर फेडरलिज्म, जुडिशियरी, इन सबों को अमेंड करने वाला अगर प्रोविजन आता है, लॉ आता है, तो उसके लिए संविधान स्ट्रिक्ट हो जाता है। कहता है कि आपको 2/3 के साथ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए संसद भवन में, संसद में, तभी आप अमेंड कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। राज्यों के नाम में बदलाव, सीमाओं में बदलाव नॉर्मल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके संविधान में देखी जाती है, लचीलापन, इसमें संशोधन करने की प्रवृत्ति ये देखी जाती है। इसके साथ साथ संविधान यहां के डाइवर्सिटी को समेटे हुए है। ये डाइवर्सिटी क्या, लैंग्वेज का डाइवर्सिटी हो सकता है, फूड का डाइवर्सिटी हो सकता है, रहने खाने पीने भाषा का आपका डाइवर्सिटी हो सकता है। आप समझिए कि संविधान की एक ये भी विशेषता है कि यूनिटी जो है आपके देश का, इन डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को रिकॉग्नाइज करते हुए इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये एकता और अखंडता को बनाते हुए आप अपने 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 समाज में, अपने देश में एक बंधुता कायम रखें, जो कि प्रियम्बल में कहा गया है फ्रेटर्निटी के बारे में। वो बहुत बड़ी अहम विशेषता है कि सारे आइडेंटिटीज के बाद आपका सबसे बड़ा आइडेंटिटी है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना, और उस सिटीजन्स ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन भारत का संविधान करता है। हालांकि पॉलिटिक्स में, बाकी चीजों में इसका आप डाइवर्सिटी का बेजा इस्तेमाल भी होता है, लेकिन संविधान एक सिटीजनशिप को मानता है, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप। और ये मैकेनिज्म जो है बताता है कि कैसे ये डाइवर्स कंट्री होते हुए भी हमारा एक राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, हम उसके सिटीजन हैं, सिंगल सिटीजन है। और ये हमारी आइडेंटिटी है, जो सर्वोच्च आप कहें सुप्रीम आइडेंटिटी है, वो भारत का नागरिक होना है। तो ये सारी विशेषताएं आपकी संविधान में है दोस्तों। संविधान का स्टडी किया जाना चाहिए, उस पर बहस करना चाहिए, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। संविधान के बारे में जितना हम अवेयर होंगे, उसके लक्ष्यों के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, हमारा राइट जो दिया हुआ है, संघवाद जो दिया हुआ है, जितना हम अवेयर होंगे उतने सरकारों के ऊपर लगाम लगा सकेंगे।
डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं तो लोकतंत्र की आत्मा को आप नहीं समझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, संविधान पे चर्चा करिए, विचार करिए, उस पर बहस करिए, उसके सारे चीजों को पढ़िए, उसके सारे डायमेंशन को देखिए। आपको ये फिलोसफी की तरह लगेगा, एक दर्शन। संविधान अपने आप में एक दर्शन है। इसको पढ़िए, जानिए, समझिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें। इससे जो ज्ञान प्राप्ति आपको हो रही है, बाकी लोगों के बीच में भी उसको ले जाएं, उस पर डिस्कशन, डिबेट करें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, सजेशन दें कि हमें और क्या करना चाहिए। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।